तहरीक इंसाफ की सियासी किस्मत में सांप सीढ़ी का खेल जारी है। 2013 के इलेक्शन से पहले पीटीआई के अवामी जलसों और इंतखाबी मुहिम से ऐसा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुतबादिल साबित होगी, मगर लाहौर में इमरान खान एक जलसे के स्टेज से ऐसे गिरे कि कंटेनर पर चढ़कर भी तहरीक इंसाफ को ना उठा सके। इंतखाबी धांधली के इल्जामात, एहतजाजी धरना, अंपायर की उंगली, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के पीछे क्या था और क्या है, ये होगी हमारी आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आज की हेडलाइंस। आज सिंध असेंबली भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़ी हो गई। शोर शराबे के बावजूद मजम्मती करारदाद मंजूर। अल्ताफ हुसैन के फौज मुखालिफ बयानात ने मुत्तहिदा को मुकम्मल तन्हा कर दिया है। सऊदी अरब में ताबड़तोड़ खुदकश हमले हुए हैं। खतरनाक पेशरफ्त है। दाइश के खुदकुश हमलों ने पूरी अरब दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर में लजीज मगर गलीज खानों के खिलाफ शानदार मुहिम चल रही है। कराची इस मामले में पीछे रह गया है। चटपटे खानों में कौन से मसाले हैं और मुरगन पकवानों में कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, जांच पड़ताल इंतहाई जरूरी है। आज की अच्छी खबर यह है कि कराची में नाजायज तजाविजात और चिंची अजाब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट एक्शन में है। कायम सरकार लावारिस कराची को नजरअंदाज करने पर कायम है। पानी, बिजली, नकासी और तजावजात के मसाइल क्या थे, चिंची भी दर्द-ए-सर बन गए थे। कोई गरज नहीं है। जानते हो साडी बारी आंदे हो ना, बुरका ना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इस वक्त MQM जिंदगी के सबसे बड़े बहरान का शिकार है और आज की सूरत हाल में सिंध असेंबली भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़ी हो गई है। शोर शराबे के बावजूद मजम्मती करारदाद आज मंजूर हुई है और ऐवान में सारी जमातों का एका हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल आज MQM के लिए और ख़राब हो गई, क्योंकि आज MQM उसी असेंबली में अलहदा हो गई जहां की वो दूसरी बड़ी सियासी जमात है। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ फौज मुखालिफ बयानात ने वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि मुत्तहिदा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और आज इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, जिसके नतीजे में MQM के खिलाफ आज सिंध असेंबली में ही करारदाद पेश की गई है। सिंध असेंबली की करारदाद में वाज़ेह तौर पर अल्ताफ हुसैन के बयानात की मजम्मत की गई है और उसके साथ ही जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें यह कहा गया है, खासतौर पर इस करारदाद में, कि सिंध असेंबली करारदादों के खिलाफ अल्ताफ हुसैन के बयानात की मजम्मत करती है। यह ऐवान आलमी इदारों और भारत समेत दीगर मुल्कों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत देने की मजम्मत करता है। सिंध असेंबली के अरकान अल्ताफ हुसैन की जानिब से सिंध के तकसीम के बयानात की मजम्मत करते हैं। ये आज कहा गया है इस करारदाद में, जो कि यकीनी तौर पे MQM को पूरे मुल्क में तनहा कर रही है, क्योंकि इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी उनके खिलाफ करारदादें पेश कर चुकी हैं और ये बात भी बहुत अहम है कि बलूचिस्तान की असेंबली में भी उनके खिलाफ एक करारदाद तैयार है। इस वक्त MQM के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है और जो ये कैफियत है, इसलिए भी ज़्यादा इसकी अहमियत है क्योंकि MQM के अंदर अंदरूनी खलफशार भी नज़र आ रहा है। लेकिन आज सारा फोकस था सिंध असेंबली, जहाँ पर MQM के खिलाफ ये एक्शन हुआ है और इसका बाकायदा दिफा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमताज़ सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने इस मौके पर कहा, सिंध के लिए कहा जाए कि वहाँ कोई बैरून फौजें आएँ, बैरून इदारे आएँ और आके उनकी किसी को मदद करें और इंटरफेरेंस करें, तो यकीनन हमारे मुल्क की सालमियत पर इसको हम वार समझते हैं। हमने इसको मुल्क की सालमियत के लिहाज से कोई हमले को बर्दाश्त न पहले कभी किया है।
ये बात तो कह दी जनाब निसार खोड़ो ने और कहा कि सिंध को तकसीम करने की बात की है जनाब अल्ताफ हुसैन ने। अल्ताफ हुसैन की करारदाद की हिमायत पर MQM ने पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर जवाब दिया या देने की कोशिश की। जिस बात पर पीपल्स पार्टी ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद मंजूर की, MQM ने भी उसी को नुक्ता बनाकर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक करारदाद असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। आज ख्वाजा इजहारुल हसन ने निसार खोड़ो को और पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा की तरफ से जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा, बहुत जल्द जो जमहूरियत की आड़ में अवाम के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, जो जमहूरियत की आड़ में अवाम के पैसे पर लंदन और दुबई में इजलास कर रहे हैं, जो जमहूरियत की आड़ में महलों के अंदर बैठे हुए अवाम के पैसे से अपनी आल औलाद को सोने के निमाले खिला रहे हैं, उनका बहुत जल्द हिसाब किताब करने के लिए कौम बेचैन होगी। पॉइंट स्कोरिंग में MQM पीछे नहीं रही और वही मामला जिसकी बुनियाद पर जनाब अल्ताफ हुसैन को आज निशाना बनाया गया था, उनको तनहा किया जा रहा था, MQM को तनहा किया जा रहा था, यानी कि फ़ौज पर नुक्ताचीनी, उसी को नुक्ता बनाते हुए आज बाकायदा MQM ने भी उसका जवाब दिया और जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो करारदाद है वो जमा करा दी है। लेकिन जाहिर है कि वो मंजूर नहीं हुई है और अक्सरियत MQM के पास है नहीं कि मंजूर करा सके। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी के जिस बयान को बुनियाद बना के ये करारदाद पेश की गई है, जिसमें उन्होंने फ़ौज को बकौल MQM के शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, वो बयान आपको शायद याद हो। पूरी दुनिया में जब आप कमजोर हो रहे हो तो हम आपके शाना बशाना खड़े रहना चाहते हैं। हमें पता है मुल्क क्या है, हमें पता है मुल्क की कीमत क्या होती है। हम समझते हैं कि ये धरती क्या है, हम समझते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। कल जनाब अल्ताफ हुसैन ने गिला किया था कि उनके आर्मी मुखालिफ बयानात पर तो पूरे पाकिस्तान में हंगामा है, उनके खिलाफ पूरा मुल्क सफारा नज़र आता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी के बयानात पर और इन बयानात का जिसका भी आपने एक झलक भी देखी, जनाब अल्ताफ हुसैन बहुत सख्त नाराज़ थे कि उनके जनाब जरदारी साहब के बयानात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जरदारी साहब की तरह तो नहीं कह सकता क्योंकि वो प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि जर्नैलो तुम ठीक हो जाओ वरना तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि उनके पास जर्नैलों के राज हैं। तो जर्नैलों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहे। MQM और पीपल्स पार्टी की दोस्ती दुश्मनी सिंध की और पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पिछले 7 साल में कई बार एक दूसरे के साथ हुकूमत में शामिल हुए हैं। हर बार ऐसा लगता है पिछले 2 साल के दौरान कि अभी MQM दोबारा हुकूमत में शामिल हुई या नहीं हुई, लेकिन ये तहादी क्या वाकई तौर पे सियासी तौर पे तहादी रहे हैं, ये अभी तक वाकई समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों सियासी जमातों के दरमियान कशमकश और इख्तलाफात कई बार ऐसा हुआ है कि वो आसमान को छूते नजर आए हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी के जवासाल सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार अपने अंकल अल्ताफ को चैलेंज करते नजर आते हैं। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। एक दूसरे का जीना हराम कर देने का वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। जी तो दोनों रहे हैं, लेकिन अब ये लगता है कि एक बार फिर खलीज वसी से वसी तर होती जा रही है और उसकी बुनियाद वो मुल्की माहौल है जिसमें अल्ताफ हुसैन और MQM तन्हा नज़र आते हैं और बड़ी वजह जनाब अल्ताफ हुसैन के फ़ौज मुखालिफ बयानात हैं।
सिंध में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तला हो जाना और आज सिंध असम्बली में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ ये करारदाद की मंजूरी एक बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि जमहूरी पाकिस्तान में पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली भी जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ यक ज़बान होकर इकट्ठी हो गई है। इस सूरत हाल में MQM और अल्ताफ़ हुसैन की तन्हाई सिंध की सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को किस जानिब लेके जाएगी, इस पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वसतुल्लाह खान ने, जो मुमताज़ मारूफ कॉलम नवीस हैं और BBC उर्दू सर्विस से वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसतुल्लाह साहब। आप बताइएगा, आज तो सिंध असम्बली में भी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हो गई है और ये बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद MQM सबसे बड़ी जमात है। क्या देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सियासी दिलपेशौरी कह सकता हूँ, इसलिए कि आपको याद होगा कि एक और तकरीर कोई 2-3 हफ्ते पहले जो उन्होंने की थी, जो कि MQM के सिर्फ कारकुनान ने सुनी थी, आम लोगों तक नहीं पहुँची थी। उसके बाद भी एक मुहिम शुरू हुई थी और 100 से ज़ायद मुकदमात गिलगित से लेके कराची तक हो गए थे उनके ख़िलाफ़ दर्ज। अब ये जो ताज़ा तरीन उन्होंने ख़िताब किया अमेरिका में, उसके बाद ये पूरी जो है रॉ आई है कि मुख्तलिफ़ असम्बलियों में करारदाद मंजूर हो रही है, आज़ाद कश्मीर से लेके और सिंध असम्बली तक। सियासी तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, सुर्खियाँ बनती हैं और बयानात का, तकरीर का मौका मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि इस एक्सरसाइज की क्या कोई कानूनी हैसियत है? इस बारे में बारहा जो मुख्तलिफ़ लोगों से मेरी बात होती है, कानूनी हलकों से, उनका ये कहना है कि एक ही जुर्म या इल्ज़ाम पे 1000 मुकदमे कर लिए जाए या एक मुकदमा कर लिया जाए, बराबर है। इसी तरह एक करारदाद मंजूर कर लें किसी एक इशू पे या 325 करारदादें मंजूर कर लें, बात एक ही है। तो सियासी दिलपेशौरी की हद तक तो ये बात ठीक है। अलबत्ता ये बात ज़रूर सिग्निफिकेंट है कि अब तक जो भी करारदादें मंजूर हुई उसमें सिंध असम्बली गायब थी, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि सिंध असम्बली ने भी एक करारदाद मंजूर की है। मसला ये है कि ये करारदाद इसलिए मंजूर की जानी ज़रूरी थी कि यकीनन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बातें की हैं उनका एक मुतनाज़ा पहलू भी निकलता है। लेकिन वसतुल्लाह साहब, एक और पहलू भी है कि ये बड़े इत्तेहादी बन के चल रहे हैं हमेशा से MQM और पीपल्स पार्टी, और अभी शायद महीने 2 महीने पहले की बात है कि MQM दोबारा हुकूमत में शामिल होने वाली थी कि अचानक फिर ये बयानात और ये सूरत हाल बदली, तो अब फिर लगता है कि खलीजें बढ़ गई हैं। तो ये दोस्ती दुश्मनी का खेल जो है, आपके ख्याल में इस दफ़ा इसमें कुछ आपको असलियत नज़र आ रही है? कामरान साहब, इस दफ़ा तो शायद ये नूरा कुश्ती इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की अपने तौर पे कि वो सिंध के मामलात को संभाल सके मुश्तरका तौर पे, लेकिन सवाल ये है कि एक फ़रीक़ जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में रांदे दरगाह हो चुका है, कुछ दूसरों की वजह से, कुछ अपनी वजह से, मैं MQM की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद अब जो सौदेबाजी की एक पोजीशन थी MQM की, वो उस तरह से नहीं रही, वो डैमेज हुई है। और आसिफ अली जरदारी भी 1 महीने पहले उन्होंने जो अपने कसबल दिखाने थे दिखा दिए, और उसके बाद वो भी बिलाखिर उसी तनख्वाह पे काम करने पे रजामंद हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। लिहाजा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत हर तरफ से अंडर प्रेशर भी है, ख़ुद उसका जो गुड गवर्नेंस का मसला है वो भी अपनी जगह संगीन है, और MQM जो है वो भी चूँकि स्पॉट ऑन है बाकी फ़रीक़ों की नज़र में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा ये नूरा कुश्ती है। इस दफ़ा हो सकता है कि ये 100% असली कुश्ती ना हो, लेकिन बहरहाल नूरा कुश्ती नहीं है। लेकिन फिर मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क है। जो यहाँ आज नज़र आ रहा है, हो सकता है कि कल दूसरी फिल्म चलनी शुरू हो जाए। हम बारहा माजी में ये बात देख चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वसतुल्लाह साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, पाकिस्तान की सियासत में हर वो चीज़ हो सकती है जो नामुमकिन नज़र आती है,
आज MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, कल फिर गले मिल जाएंगे। आज की सूरत हाल में आपके सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बैर का साथ रहा है, चाहे गुज़िश्ता दौर हो या इससे पहले के अदवार हो, लेकिन एक बार फिर एक दूसरे की कुर्बत दिखाई जा रही है। और मुस्लिम लीग नून कोशिश करती है, हर लम्हा कोशिश करती है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ ना हो पाए, चाहे इसके लिए उन्हें करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन के उन केसेस पे पर्दा डालना हो जिसमें पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत बराह रास्त सामने हो, और इसके लिए जनाब नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को अपने वादों को भी भूल जाना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी नाराज़ ना हो। ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में तमाम फरीक एक दूसरे से गले मिलते और एक दूसरे का गला काटते आम ही नज़र आते हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सऊदी अरब की खबर, जहां पर ताबड़तोड़ खुदकुश हमले हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से दाइश इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है और अरब दुनिया के खुदकुश हमलों ने इस अरब दुनिया में जहां पे आम तौर पे सुकूत रहता है, एक तूफान खड़ा कर दिया है। खतरे की घंटी बज गई है। इसके बारे में बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सऊदी अरब में कल एक और दहशतगर्द हमला हुआ है और एक और खुदकुश हमला हुआ, और इस बार निशाना बनी एक बार फिर मस्जिद, और इस बार मस्जिद का इंतखाब किया गया वो मस्जिद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल थी। इससे पहले जिन मसाजिद का इंतखाब किया गया था, टारगेट किया गया था, उन तमाम मसाजिद में की अहमियत ये थी कि वो किसी दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इस दफ़ा बराह रास्त हमला सऊदी फोर्सेस पे किया गया है। सऊदी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हालिया सालों में होने वाला ये सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला है, जिसमें 15 सऊदी सिपाही जाँ बहक हो गए। ये हमला इसलिए बहुत अहम है कि सऊदी अरब में इससे पहले वाले तमाम हमलों की जिम्मेदारी दाइश कबूल करती रही है, और दाइश कहती है कि वो सऊदी अरब की ममलिकत के ख़िलाफ़ और सऊदी अरब में बादशाहत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। 2.5 माह कबल 23 मई को सऊदी अरब के कतीफ में भी मस्जिद पर खुदकुश हमले में 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उसके अगले जुमे को दमाम में मस्जिद पर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें 4 अफराद जान से गए थे। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि 27 जून को सऊदी अरब से मुंसलिक कोयत सिटी की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमला हुआ था। इस नमाज के दौरान 27 अफराद जाँ बहक हुए थे, और इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, जबकि कोयत में खुदकुश हमले करने वाले बमबार फहद सुलेमान का ताल्लुक भी सऊदी अरब से बताया गया था। खुदकुश हमला आवर सऊदी अरब के अंदर और सऊदी अरब से मुंसलिक मुल्क में हमले कर रहे हैं, और इस संगीन सूरत हाल का वो सामना है सऊदी अरब को उस वक्त जब शाह अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद से 23 जनवरी को सऊदी अरब का बादशाह बनने वाले शाह सलमान ने तख्त संभालते ही सदर ममलिकत इस सऊदी ममलिकत के इंतज़ामी ढांचे में बड़ी पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, और न सिर्फ काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं बल्कि पूरे सऊदी अरब में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने मुल्क में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद ममलिकत में बढ़ते हुए खुदकुश हमले और दाइश की सरगर्मियाँ सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही है। सऊदी अरब में दाइश दीगर इंतहा पसंद अनासर के बारे में हम बात करते हैं, और सऊदी अरब की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल को जानने के लिए सऊदी अरब ही जाएंगे, जहाँ पर जद्दा में हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सैयद राशिद हुसैन, जो सऊदी गैजेट से भी वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, ये बताइएगा कि ये खुदकुश हमले हुए हैं और बहुत ही इसलिए अहमियत के हामिल है कि ये पिछले चंद महीनों के अंदर तीसरा खुदकुश हमला है, और अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। इन हमलों की क्या अहमियत है, सऊदी अरब में इसको कैसे देखा जा रहा है, और क्या ये एक बहुत ही सीरियस संगीन सूरत हाल है? देखिए, ये मामला यकीनन बहुत संगीन है, और इसकी ये कितना संगीन है कि इसका इदराक ऊपर तरीन सतह पर बिल्कुल महसूस किया जा रहा है। सऊदी अरब इस वक्त हालत जंग में है, कई महाजों पर बरसरे पैकार है, और उसी के ये नताइज सामने आ रहे हैं। एक तरफ दाइश से उसकी लड़ाई है, दाइश ने सऊदी हुकूमत को, सऊदी निज़ाम को, सऊदी रॉयल फैमिली को अपना टारगेट बताया है, चुनांचे वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमलावर हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने शियों को भी रांदा दरगाह किया है, उनके साथ भी मसाइल हैं।
तो एक तरफ तो ये लड़ाई है, फिर हौथियों के साथ यमन वाली कहानी है। तो कई महाज इस वक्त एक साथ खुले हुए हैं और यकीनन उसकी हिद्दत, उसकी तपिश यहाँ सऊदी अरब में महसूस की जा रही है। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं गुज़श्ता 3-4 महीनों से, ये उसी का शाखसाना है। अच्छा, दाइश को तहस नहस करने के लिए सऊदी कार्रवाइयों की क्या पोजीशन है, और हुकूमती रद्द-ए-अमल को एक तरफ बताइएगा, और अवामी सतह पर दाइश के खिलाफ कितनी मोटिवेशन है लोगों की, सऊदी लोगों की? देखिए, सऊदी हुकूमत इस वक्त 2 सतहों पे उनसे लड़ाई कर रही है। एक तरफ तो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है कि ये जो तकफीरी जहनियत है, अच्छा ये आज से नहीं शुरू हुई है। तकफीरी जहनियत के खिलाफ जो जंग सऊदी अरब में शुरू हुई थी वो उस वक्त से शुरू हुई है जब अलकायदा ने 2001-2002 में यहाँ बॉम्बिंग शुरू की थी। उस वक्त ये एहसास यहाँ जागुज़ी हुआ कि ये जो जहनियत है कि हर दूसरा शख्स काफिर है, उससे हमें नजात पानी पड़ेगी। चुनांचे वो इन सारे ग्रुप्स को तकफीरी कहते हैं, और जो दाइश है उसके मुतालिक भी उनका यही ख्याल है। तो एक तरफ तो ये जंग आइडियोलॉजिकल बुनियाद पे लड़ी जा रही है, लेकिन साथ साथ जो सिक्योरिटी अपरेटस है सऊदी अरेबिया का, वो पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। और अगर आप गुज़श्ता चंद दिनों में सिर्फ गौर कीजिएगा तो तकरीबन जुलाई में 431 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आई, अप्रैल में 90 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आई, और ये सारे लोगों के मुतालिक कहा गया कि ये इनका किसी न किसी तरह से ताल्लुक दाइश से बनता है। तो एक तरफ, और फिर जिस तरह की सिक्योरिटी का एक एनवेलप है इस पूरी सोसाइटी में इस वक्त, मसाजिद के आगे देखिए, जब मई में यहाँ हमला होता है शियों की मसाजिद में ईस्टर्न प्रोविंस में, तो उसके बाद तमाम मसाजिद पे जुमा पढ़ने भी जब लोग जाते थे तो गाड़ियां दूर दूर खड़ी की जाने लगी। वहां पे सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त निजाम किया गया। तो एक तरफ ये सिक्योरिटी अपरेटस अपनी पूरी बहुत शुक्रिया जनाब सैयद राशिद हुसैन हमारे साथ है। बहुत ही सीरियस मौजू है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, क्योंकि सऊदी अरब में दाइश दहशत फैल रही है, खुदकुश हमले हो रहे हैं, दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, और सऊदी हुकाम और सऊदी अवाम हालत जंग में हैं। वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का, और उसके बाद वापस आएंगे। तो आज की हमारी बड़ी सियासी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी सियासी जमात, मगर इसकी किस्मत का में सांप सीढ़ी का खेल जारी है। अंदर बाहर क्या हो रहा है, हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की सियासी किस्मत में सांप सीढ़ी का खेल और उतार चढ़ाव की दिलचस्प सूरत हाल आज भी जारी है। पीटीआई अगरचे 1996 में आई थी, लेकिन 1997 के इलेक्शन में उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, मगर 2002 के इलेक्शन में सिर्फ इमरान खान एक सीट जीत सके थे। 2008 के इलेक्शन का तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन लाहौर में 2011 का जलसा तहरीक इंसाफ के लिए एक भरपूर सियासी कुव्वत की निशान बनकर उभरा, और 2013 के इलेक्शन में मुल्क की दोनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुतवादिल समझने लगी। मतलब तहरीक इंसाफ अपने आप को समझने लगी। शायद आपको याद होगा कि 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के जलसे से लग रहा था कि अब अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की ही होगी। आज जिधर हम खड़े हैं, हम आज एक नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ ये अब नहीं रोक सकते शराब को। ये शराब नहीं है। रायविंड वालों और इस्लामाबाद वाले वो से सुन लो, ये शराब नहीं, ये सुनामी आ रही है। इस अजीम शान जलसे के तकरीबन 2 महीने बाद 25 दिसंबर 2011 को जब कराची में इमरान खान ने जलसा किया, तो मुत्तहिदा का वोट बैंक समझे जाने वाले कराची की हर गली कोचे से लेकर मज़ार कायद तक यही लोग जमा हो गए। और ये जलसा जहां पर कड़ी जमहूरियत पहचान करने वाले मखदूम जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में शामिल किए गए, तहरीक इंसाफ के लिए एक तारीखी लम्हा बन गया। इमरान खान जो वादा आपने किया था
मेरे साथ कौम के साथ उसे पे चलता रहना है, ना चले तो हाँ मैं बागी हूँ, तो हाँ मैं बागी हूँ। ये थे वो लम्हात जब इमरान खान की अवामी मकबूलियत में इजाफे के साथ उनकी सियासी बसीरत का इम्तहान शुरू हो चुका था और मई 2013 के इंतखाबात आन पहुंचे थे। इलेक्शन से चंद दिन कबल ही इमरान खान लाहौर में एक जलसे से खिताब के दौरान लिफ्ट से स्टेज पर चढ़ते हुए अचानक गिर पड़े। इमरान खान का उस दिन गिरना था कि अब तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि आज भी उस गिरने से उठ नहीं सकी है। 11 मई 2013 को इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन तो ना जीत सकी, मगर यकीनी तौर पे मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात और अमलन सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात बनकर सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 33 नशिस्तें जीती और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पीटीआई को 46 नशिस्तें मिली और सबसे बड़ी जमात बनी। पंजाब असम्बली में पीटीआई को 29 हल्कों पर कामयाबी हुई थी और सिंध असम्बली की 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। बलूचिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली में बहरहाल पीटीआई नाकाम रही थी। इलेक्शन के बाद से इमरान खान की जानिब से इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात और सियासी रहनुमाओं की ज़ातियात पर हमलों का एक नया हमला शुरू हो चुका था और इल्ज़ामात की सोनामी का हदफ कभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनने लगे तो कभी दीगर सियासतदान। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इलेक्शन हुक्काम, निगरां वज़ीर आला नजम सेठी पर भी उनकी इल्ज़ामात की बौछार जारी रही। मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी इलेक्शन में इतनी धांधली हुई नहीं जो इस इलेक्शन में हुई है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको भी कह रहा हूं, इन लोगों की अगर मायूसी हो गई और ये पाकिस्तान के इलेक्टरल प्रोसेस में ये मायूस हो गए, ये उसका इनका एतमाद उड़ गया, ये अगली बारी वोट नहीं डालेंगे। इमरान खान का कौमी असम्बली के 4 हल्कों के इंतखाबी नताइज की जांच पड़ताल का मुतालबा बढ़ते बढ़ते पूरे इंतखाबात को कलअदम करार देने और वज़ीर आज़म को घर भेजने के मुतालबे में बदल चुका था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान आमद और सानिया मॉडल टाउन की वजह से मुल्क के सियासी हालात ने करवट ली तो इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस मौके को गनीमत जाना और 14 अगस्त 2014 को तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च और पाकिस्तान अवामी तहरीक का इनकलाब मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ और डी चौक पहुंचकर ये एहतजाजी मार्च धरने में बदल गए थे। आपको यकीनन याद होगा कि 126 दिन तक इस धरने के दौरान कंटेनर्स पर खड़े होकर इमरान खान रोज किसी न किसी जमात को खूब लताड़ा करते थे और बार बार एक याद दिलाते थे और यकीन दिलाते थे कि अंपायर की उंगली उठेगी और ज़रूर उठेगी, अब उठी और जब उठी। और जनाब कादरी साहब कहते रहते थे कि इनकलाब आया, आज आया, कल नहीं तो परसों आया। हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? अंपायर की उंगली ऊपर जाने वाली है। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? कल यौम इनकलाब के लिए पहुंच जाइए। कल यौम फसल है, फैसले का दिन है, इनकलाब का दिन है। कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर के बदलने का सवेरा तय होगा। इनकलाब आने को है। कंटेनर्स पर खड़े होकर इमरान खान रोज़ाना इल्ज़ामात की बारिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनका शुमार भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर इन तकरीरों के दौरान जनाब इमरान खान ने 240 इल्ज़ामात आयद किए। जंग और जियो को 367 बार धांधली में मुलव्विस करार दिया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर 115 इल्ज़ामात लगाए। साबिक निगरां वज़ीर आला नजम सेठी पर 66 बार धांधली का इल्ज़ाम लगाया। धरनों के दौरान कंटेनर्स पर इमरान खान का एक हाथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी और दूसरा हाथ शेख रशीद थामे नजर आते थे, लेकिन इस मौके पर धरने के पीछे खुफिया हाथ का जिक्र जोर और शोर से शुरू हो गया और इसी दौरान धरने के इमेज पर एक बड़ा सियासी धचका हुआ जब न सिर्फ इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के सबसे अहम रहनुमा जावेद हाशमी ने धरने से अलहदगी अख्तियार की, बल्कि इसके पीछे खुफिया हाथ की मौजूदगी का अलल ऐलान एतराफ़ कर लिया। फौज के बारे में आप कहते थे हाथ लगा के अपने कंधों के कि वो कहते हैं कादरी साहब के साथ चलो, उसके साथ मिल के चलो, उसको साथ लेके चलो, वो कहते हैं और हम फौज के बगैर नहीं चल सकते। ISI का जिक्र है, फौज का है,
बार बार हमें कहा गया है, कोर कमेटी के सामने खान साहब ने कहा है, लेकिन अगर तमाम अदारे अपने आप को बदनाम करना चाहते हो तो मैं तो कुछ नहीं कर। धरने के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि सूबा खैबर पख्तून में तूफानी बारिशों और सैलाबी कैफियत से मौत का रक़्स जारी था, तो कंटेनर्स पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक कंटेनर्स पर ही रक़्स करते नजर आ रहे थे। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ और इसी दौरान धरने का स्टेज और पिंडाल सजा था, लेकिन सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ को और धरने वालों को फेस सेविंग का मौका मिल गया है और धरने से वापसी का सफ़र शुरू हुआ और इमरान खान ने इस वापसी को हकीकी शक्ल दी। मगर हालात में बड़ी रुकावट के बाद बिला आखिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने जुडिशल कमीशन के माहिदे पर दस्तखत कर दिए और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन का क़याम अमल में आ गया। गुज़िस्ता माह 23 जुलाई को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और बिल आखिर एक अहम लम्हा आया जब इमरान खान को ये नतीजा तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान के गुज़िस्ता इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। जुडिशल कमीशन जब बैठी मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो भी इनका फैसला आएगा मैं कबूल करूँगा, मैं कबूल करूँगा। जो मैंने कहा था मैं उसी अपनी ज़ुबान पे खड़ा हूँ। मैंने जुडिशल कमीशन से का फैसला कबूल किया। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में जुडिशल कमीशन का ये फैसला तस्लीम किया कि मुनज़्ज़म धांधली इंतखाबात में नहीं हुई थी। धांधले के इल्ज़ामात पर सियासी शिकस्त से इमरान खान के संभलने की कोशिश अभी जारी है, मगर इसी दौरान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वज़ीर का जाली डिग्री के इल्ज़ाम में मुअत्तल होना और दूसरे की एक करप्शन के केस में गिरफ्तार हो जाना तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के इमेज पर एक बड़ा दाग लगा चुकी है। मगर सबसे खतरनाक बात इमरान खान से तहरीक इंसाफ के दो सबसे अच्छी शोहरत रखने वाले रहनुमाओं की खुलेआम नाराजगी है। मसला सिर्फ जो है वो ये है कि हमारी कन्फ्रंटेशन एक ऐसे एलिमेंट से हो गई है जो पार्टी के अंदर आकर के एंट्रेंच हो गया है। उसको मैं कब्जा ग्रुप बिला वजह नहीं कहता। उन्होंने एक अच्छी खासी पार्टी को जो बहुत उम्दा तरीके से चल रही थी, उसके बाद ये चैंपियंस आए, उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि एक अच्छे लीडर का रास्ता रोका जा रहा है और 2 नंबर लीडर प्रमोट किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस पाकिस्तान की बदकिस्मती से सियासी और आईनी तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। तो लिहाजा हम सबको वॉचफुल होना पड़ेगा कि कौन हमें अंदर अंदर से खोखला कर रहा है, कौन हमें अपने वर्कर से अलग कर रहा है। आम बात है, पाकिस्तान में भी सियासी जमातों में अंदरूनी इख्तलाफात हैं, मगर चौराहे पर हांडी ऐसे कभी नहीं फूटती जैसे तहरीक इंसाफ में, क्योंकि इमरान खान ने टीवी स्क्रीन पर आके पार्टी की नाराज लीडरशिप को आड़ो हाथ लिया और जस्टिस वजीउद्दीन को मुअत्तल कर दिया और बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और इस सिलसिले में उन्होंने तंबीह भी जारी की। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैंने सर्कुलर जारी किया है, किसी ने पार्टी के खिलाफ अब जाके मीडिया पे बात की, उसकी फौरी तौर पर मेंबरशिप में सस्पेंड करूंगा। जो भी इस पार्टी में ऊपर आना चाहता है, बड़ा आसान तरीका है, मेंबरशिप कैंपेन होगी, पार्टी के अंदर इलेक्शन होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे इस बारी, क्योंकि हमने जो आज प्लान बना रहे हैं, जो हमारे से गलतियां हुई थी वो नहीं होंगी। लेकिन ये जमहूरी पार्टी है, मेरिट की पार्टी है, जो भी इसके ऊपर आना चाहता है इलेक्शन लड़के ऊपर। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल यकीनी तौर पे इंतहाई पेचीदा और सीरियस है, खुद तहरीक इंसाफ के इमेज के लिए और जनाब इमरान खान की इमेज के लिए। तहरीक इंसाफ आज जिस नहज पर है और उसकी वजह क्या है, ये हम पूछेंगे उस मुमताज़ सीनियर रहनुमा से जो कि बहुत ही शानदार उम्मीदों के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, मगर अपनी बगावत उन्होंने बागी की रखी थी और बहरहाल उन्होंने बगावत की और तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए। मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जावेद हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब। आप बताइएगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, अंदरूनी खिलाफशार सामने है और बड़ी कैफियत है, आप हमेशा से इस तरफ इशारा कर रहे थे, आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? कामरान खान, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आप मीडिया पे वापस आए और आप मेहनत करते हैं और सही तरीके से तजज़िये कौम के सामने आप खोल के किसी की परवाह किए बगैर आप ये काम करते रहे। बड़ा अफसोस हो रहा था कि आप आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे। अब आपने जो पूछा है तहरीक इंसाफ के बारे में,
मैं समझता हूँ कि एक जमात की ज़रूरत तो थी और लिबरल और डेमोक्रेट और इमरान खान की क़यादत की भी ज़रूरत थी। अच्छा, हुआ ये है कि वक्त बता रहा है कि इमरान खान सियासत की ABC को समझते नहीं हैं, वरना जितना उनको नौजवानों ने, कौम ने जितना उनको साथ दिया है, लीडर बनाया है, अभी भी लोग उनके साथ हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इमरान खान उसकी गहराइयों को जानते नहीं थे, जिसकी वजह से ये जमात बड़ी मुश्किलात में फंस चुकी है। और मेरा नहीं अंदाज़ा, मैं आपको ध्यानदारी की बात है, मैं नहीं समझता कि इस क्राइसिस से वो निकल सकेगी। लेकिन नहीं हाशमी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो अंदरूनी इख्तलाफात, जिस अंदाज में ये साजे की हांडी चौराहे में फूटी है, इसकी वजह क्या है? आपके ख्याल में बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी वजह तो खुद इमरान खान है। इमरान खान साहब ने वो तवज्जो दी ही नहीं कि मसलन मैं आपको आज बताता हूँ, मैं कंटेनर के नीचे आके बैठ गया और आधा पौना घंटा बैठा रहा कि इमरान खान आएंगे और कहेंगे कि हम गलत कर रहे थे या आगे नहीं जाते। उन्होंने कहा परवाह भी नहीं है, एक चूंटी है उतर गई है, चले जाएं। अच्छा, मैं तो चूंटी था, मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन जो और लोग अपने कंसर्न का इजहार करते रहे, अब उन सब को भी खान साहब खुद दूर करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो जमात थी, वो जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो एक फर्द वाहिद के हत्थे में। आपके ख्याल में वजह जो है ये है कि अहम फैसले और सारे फैसले ज़ाती तौर पे खान साहब खुद करते हैं और ज़ातियात में फैसले साजी जो है वो समो चुकी है तहरीक इंसाफ में, ये वजह है आपके? नाराजगी भी फैलती है और इस तरीके का जो भी आदमी हो, सिर्फ इमरान खान नहीं, मैं सियासी तारीख की बात करूँगा, उस आदमी को जो खुद फैसला करने लग जाए अकेला, तो उसको बहुत सारी जो बलाएं होती हैं वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके फेंक देती हैं। तो इसलिए इमरान खान को अभी मौका है कि वो अपने उन मामलात को ठीक करें। और आप मुझे बताएं, वजीहुद्दीन इतना बड़ा नाम है जिसके सामने मैं तो बालिश्तिया हूँ, और हामिद खान का पार्टी के अंदर जो ग्रिप है उसके मुकाबले में मेरी तो ग्रिप नहीं थी, इसलिए इन लोगों को भी वो अहमियत नहीं दे रहे। तो अहमियत किसको दे रहे हैं? वो इसलिए अपना रास्ता तो हाशमी साहब, अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहरहाल कौम ने इससे अपनी उम्मीदें एक मौके पर बड़ी तादाद में वाबस्ता की थी और अभी भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें कायम हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप PTI का? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई और इतनी बड़ी जमात खड़ी होगी। बहुत अरसे के बाद लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये पार्टी खड़ी हो गई और इतनी बड़ी पार्टी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वाकईतन इमरान खान का जो अपनी ज़ात है वो ताकतवर थी, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि दूर तक देखता हूँ पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं और कोई और पार्टी सामने नहीं आ रही और ना आएगी नियर फ्यूचर में। अफसोसनाक बात है जिसका मैं आज़ार किए बगैर रह नहीं सकता। लेकिन हाशमी साहब, ये बताइएगा कि जो फैसला साजी इस वक्त हो रही है, आपने कहा कि वो इमरान खान की ज़ात पे मरकूज है, मगर फिर भी इन्फ्लुएंस तो होगा शख्सियात का उनके आसपास। और अब ये ताज़ा जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें उनकी अहलिया रेहाम खान का बहुत बड़ा इस वक्त इमेज परसोना बन के सामने आ रहा है। आपके ख्याल में वो अब इन्फ्लुएंस कर रही हैं खान साहब के डिसीजंस को? मैं समझता हूँ कि पहले मैं नहीं समझता था कि रेहाम खान कौन सा इन्फ्लुएंस करेगी, लेकिन अब जो मैं खान साहब को जानता हूँ और अब जो मैंने रेहाम खान के इंटरव्यूज सुने हैं, आज की भी उनकी बातें सुनी हैं, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रही हैं, तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि उनका असर बहुत बड़ा है इमरान खान पे। और इमरान खान हर आने वाले वक्त में पीछे की तरफ जाएंगे, वो ज़्यादा जंग करना भी नहीं चाहते, करेंगे भी नहीं। और जब एक आदमी अपना दिल हार जाए
तो फिर हो कोई भी आए, रियाम खान हो, जहांगीर हो, शाह महमूद हो, कोई और हो, वो आगे जाएंगे। और इमरान खान जो स्टीयरिंग के ऊपर इमरान खान मुझे नजर नहीं आता तहरीक इंसाफ की स्टीयरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाशमी साहब। बहुत अहम मौजू है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात का इंतशार, अंदरूनी खिलफशार और वो वाबस्ता उम्मीदें जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थी वो किस हद तक कायम है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ अपनी पुरानी शान शौकत और अंदाज को रिस्टोर करे जो कि अभी नहीं मौजूद है और वो बहुत बुरी हद तक मांद हो गया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। सारा इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, आप ये सबको समझ आ गई है कि बहुत बड़ा इस मुल्क में गेम हुई है। हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। मैंने जुडिशल कमीशन से फैसला कबूल किया। तजर्बा तो मैं सिर्फ गलत काम करने का, ये रवायती सियासतदान और पीटीआई दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। किसी ने पार्टी के खिलाफ अब जाके मीडिया पे बात की, उसकी फौरी तौर पर मेंबरशिप में सस्पेंड करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यकीनी तौर पर तीसरी बड़ी सियासी जमात है, लेकिन दरअसल अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए और जेन्युइननेस के हकीकतन जो उसका किरदार है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये हर सूरत में इस वक्त पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। और अगर ये कहा जाए कि ये बहुत तेज़ी से दूसरी बड़ी सियासी जमात बन रही है तो बेजान नहीं होगा। अपनी स्ट्रेंथ और उसका जो इमेज है वो यकीनी तौर पर अपनी जगह कायम है, लेकिन ये भी गलत बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से बहुत नीचे आ चुकी है। यानी कि वो ज़माना जो इलेक्शन 2013 से कबल का ज़माना था वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के शबाब का ज़माना था। अब वो शबाब तो नहीं रहा, वो तेज़ी से ज़ाइल भी हुआ है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिसमें गलत सियासी फैसला साजी अपनी जगह कायम है। ये मद्दोजर और ये सांप सीढ़ी का खेल तहरीक इंसाफ को ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ नीचे ही नजर आती है। इसके बारे में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं, क्या वो इस सूरत हाल को मानते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन जनाब जहांगीर तरीन ने। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आप हमारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ का एक शबाब का ज़माना था, मई 2013 के इंतखाबात से कबल आप भी चमक रहे थे, तहरीक इंसाफ भी चमक रही थी, लेकिन उसके बाद से नताइज और फिर धांधली के इल्ज़ामात, फिर धरना, फिर जुडिशल कमीशन का कहना कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, खान साहब का आपका मानना, फिर KPK की गवर्नमेंट के एक वजीर की जाली डिग्री निकलना, दूसरे वजीर की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाना, फिर आपकी जमात के नामवर लोगों का पार्टी को छोड़ देना, फिर इख्तलाफात का पब्लिक में आ जाना, फिर इमरान खान साहब का कहना कि मीडिया में आके हम आपस में नहीं लड़ो वरना मैं एक्शन लूंगा। ये वो तहरीक इंसाफ तो नहीं जिसको हम जानते थे। ये कामरान भाई, एक तो आपको मुबारक हो, आपने दुनिया टेलीविजन में आ गए हैं। आपको हम जियो में बड़े अरसे आपके प्रोग्राम में मैं भी आता रह गया हूँ, आपने बड़ा किरदार था, मीडिया में बड़ा किरदार है आपका। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अनफॉर्चुनेटली आपने जितना भी तज्जिया किया है मैं इससे एग्री नहीं करता। और मेरे ख्याल में आप तहरीक इंसाफ को एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बन गई है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अपने उस पे जिस लेवल पे थे हम नीचे आ गए हैं। देखें, 2013 में एक पाकिस्तानी कौम ने इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, एक उम्मीद थी,
एक बड़ा नया पाकिस्तान बनाने की बात थी। मगर उसके बाद जब हमने प्रोटेस्ट शुरू किया 1.5 साल के बाद और धरना हुआ, तो वो असल पीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और धरने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम है वो गली गली, घर घर, गांव गांव पहुंचा है। और उसके बाद धरना, फिर हमने जो शहरों को लॉकडाउन किया, फिर जो हमारे तारीखी जलसे हुए, तो ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं करता कि किसी बुरान में है, ये नीचे की तरफ जा रही है। ये जो आप चीज़ें मुझे बता रहे हैं ना, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में हमने एक वज़ीर को जो करप्शन के इल्ज़ाम में हमारी अपनी बनाई हुई एहतसाब कमीशन गिरफ्तार किया, ये तो हमें बहुत बड़ी कामयाबी है। आप तो हमें इसको सराहें। ये हमने ऐसी एहतसाब कमीशन बनाई है। लेकिन मेरे पास चॉइस है तरीन साहब, मेरे पास चॉइस है। या तो मैं आपकी इस बात को सराहूं कि आपने एक वजीर को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा और उसको अब निकाला, या मैं आपको इस बात पर तनकीद का निशाना बनाऊं कि आपने 46 लोगों में एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो कि करप्ट था। तो ये मेरी चॉइस है। मैं इसको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये कामरान भाई, जब तक आप किसी को जिम्मेवारी नहीं देते और उसके पास एक गवान करने का मौका नहीं आता, आप किसी के ऊपर नहीं कह सकते कि ये आइंदा करप्ट होगा या नहीं होगा। और उसके ऊपर देखें, जो सराहने वाली बात है वो ये है कि हमने उस सियासी विल का, ताकत का मुजाहरा किया जिस पे हमने एक एहतसाब कमीशन बनाई जो चीफ मिनिस्टर के ताबे नहीं है, इमरान खान के ताबे नहीं है। यहाँ की नैब एक कदम नहीं उठा सकती, एक उंगली नहीं उठा सकती जब तक कि प्राइम मिनिस्टर या पीपल पार्टी के जो लोग हैं उनकी इजाज़त ना ले। ये मुक्का का नतीजा है यहाँ की नैब। इसीलिए 150 अरब रुपए के केसेस आए, 150 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा केसेस थे जिनके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आप एक तरफ से इनका रवैया देखें, दूसरी तरफ से हमारी नई हुकूमत, हमारी नई एहतसाब कमीशन। अच्छा तरीन साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, अगर आप उसको माने ना माने, वजीउद्दीन, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन जैसे स्टेचर के लोग, हामिद खान जैसे स्टेचर के लोग, वो पार्टी के खिलाफ खुलेआम सामने आ गए हैं। वो इतने संगीन इल्जाम कामरान खान नहीं लगा रहे, जस्टिस वजीउद्दीन लगा रहे हैं, जनाब हामिद खान लगा रहे हैं, पार्टी पे लगा रहे हैं, इमरान खान पे लगा रहे हैं, आप पे लगा रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पार्टी को खराब कर रहे हैं। ये आपके इमेज के लिए और आपकी पार्टी के लिए अगर आप कहें कि ये भी एक मुनासिब बात है तो आपकी मर्जी है। मैं जवाब तो नहीं दे दिया, आपने खुद ही कह दिया, मैं क्या कहूँगा। देखें, ये एक एम्बैरसिंग बात है हमारे लिए, वाकई एम्बैरसिंग बात है कि पार्टी के इंटरनल मैटर्स को मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। इसलिए खान साहब ने एक सर्कुलर जारी किया है कि भाई आप पार्टी में इख्तलाफात हो जाते हैं, जो भी बात है आप आके करें, मगर कुछ लोग हैं जो लोग इससे बाज नहीं आए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ ही हैं और कोई पता नहीं इनकी पुश्त पे कौन सी ताकतें हैं जो इनसे ये काम करवा रही हैं। मगर मैं इससे ज़्यादा कोई बात करना नहीं चाहता। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, तमाम के तमाम बेबुनियाद हैं और बिल्कुल ये किसी न किसी अपने पता नहीं किसके एजेंडे पे चल रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि ऐसे लोग जिनके माजी में जिनका रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि वो इस लेवल पे गिर गए हैं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं पब्लिक लेकिन में। ये एक जाहिर है कि ये तवज्जो तलब और ये एक डिबेटेबल बात है कि वजीउद्दीन गिर गए हैं या नहीं गिरे हैं, हामिद खान गिर गए हैं या नहीं गिर गए हैं। आपका ओपिनियन जरूर इस सिलसिले में होगा, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड ये बताइएगा, पीर को खान साहब जा रहे हैं असेंबली में, ये एक बड़ा ओकेजन होगा, ये सही है कि पीर को जा रहे हैं और अब ये एक तहरीक इंसाफ का असेंबली के अंदर एक एक्टिव रोल शुरू होने वाला है, ये रोल क्या होगा? देखें, वही रोल होगा जो हम हमेशा से पाकिस्तान की सड़कों पे भी हम देते रह गए हैं, ऐवानों में भी पहले देते रह गए हैं, और जो हमारा एक नज़रिया है। खान साहब मंडे के दिन जो मुल्क की सूरत हाल है, जहाँ पे हम खड़े हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इन तमाम चीज़ों के बारे में राय है, वो खुल के ज़बरदस्त तरीके से इंशाअल्लाह ताला असेंबली में बयान करेंगे। वो ये जुडिशल कमीशन की बात भी करेंगे, वो असेंबली में रहने की बात भी करेंगे, वो एहतसाब की बात भी करेंगे, और तमाम बातें जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से बयान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जहांगीर तरीन हमारे साथ थे। बहुत अहम मामला। जनाब जहांगीर तरीन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की वो शाइन जो कि मई 2013 के इंतखाबात से पहले थी वो बाकी है, उसी तरह का स्टेचर है, वही उसकी
पोजीशन है। फैसला आप करें कि तरीन साहब सही कह रहे हैं या वो बात सही है जो कि हमारे तज्जिए से सामने आई है। देखते हैं आज पूरे पाकिस्तान में मजीद क्या होता रहा। सदर ममनून हुसैन से मिलने गए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मुलाकात में सरकारी ज़राए ने बताया है कि फैसला किया गया है कि कराची में दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों की तौसीक के बाद फांसी की सजाओं पर अमल दरामद में तेजी से पर इत्तफाक किया है, जिसके बाद ख्याल ये किया जा रहा है कि अब फांसियों की सजा तेजी से सामने आएंगी। आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला उमर का इंतकाल पाकिस्तानी सरजमीन पर हुआ और ना ही तदफीन की गई। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए जनाब ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहें ताकि पाकिस्तान पर दाग धुल जाएं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार का कहना है कि कराची में जारी टारगेट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है। ऑपरेशन का हदफ दहशतगर्द और उनके सहूलतकार और माली मददगार हैं। उन्होंने कहा पुरअमन कराची मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। एंटी करप्शन हुकाम ने आज भी सिंध के कई अजला में छापे मारे। एंटी करप्शन टीम ने सक्खर और खैरपुर में अकाउंट्स ऑफिसर और महकमा आबपाशी के दफ्तर पर छापे मारे और रिकॉर्ड कब्जे में लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात अक्टूबर के पहले हफ्ते में कराने का फैसला कर लिया है। आज इलेक्शन कमीशन के जराये ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी पर काम शुरू भी कर दिया गया है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे लाहौर में बड़ी अच्छी तहरीक चल रही है सरकारी के लजीज मगर गलीज खानों को पाक किया जाए, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो लाहौर में ली गई है। कराची में देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है, वही होता है जो कि कराची में काम करते हैं, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जिक्र करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। लजीज खानों और पकवानों के लिए मशहूर लाहौर में दावतें खिलाना और खाना दोनों ही रिवायत का हिस्सा हैं। जिंदा दिलाने लाहौर खाने पीने का एक ख़ास ज़ौक़ रखते हैं, ये सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं आप लिज्जत के पीछे सेहत जैसी बेशबहा दौलत तो नहीं गंवा रहे। इसके साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि कहीं पैसे देकर जहर तो नहीं खरीदा जा रहा। यूँ तो सरकारी महकमों की हालत और कारकर्दगी आम तौर पर तबाहाली होती है, लेकिन सिंध में फूड सेफ्टी का शोबा बिल्कुल ही लावारिस है। ताहम पंजाब और खुसूसन लाहौर में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। खास तौर पर डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज़ ने मुल्की शोहरत हासिल कर ली है। पिछले कुछ अरसे में न सिर्फ उन्होंने मल्टीनेशनल फूड चेन्स पर छापे मारे बल्कि 5 स्टार होटल्स को भी नहीं बख्शा। इसके साथ ही आयशा मुमताज़ ने फूड स्ट्रीट लाहौर भी पहुंची और इसके साथ साथ दूसरे मारूफ रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी वजह से अब आयशा मुमताज़ को लाहौर में दबंग कहा जाता है। कराची में होटलों और रेस्टोरेंट्स और फूड डिपार्टमेंट की बात तो उस वक्त करें जब यहाँ पे इसके अलावा कुछ होता हो। फूड सेफ्टी के हवाले से लाहौर की सूरत हाल कहीं बेहतर है और कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब। लाहौर में इस सिलसिले में क्या हो रहा है और जो कि एक बड़ी दिलचस्प और हौसला अफजा सूरत हाल है, ये हम आपको दिखाते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट में। लाहौर में फूड अथॉरिटी की डायरेक्टर आयशा मुमताज़ ने होटलों और रेस्टोरेंट्स में तैयार किए जाने वाले खानों के मेयार और वहां सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लेने की मुहिम में तेजी क्या पैदा की है। गोया एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि चाहे कोई ढाबा हो, दरमियाने दर्जे का होटल या इंतहाई महंगा रेस्टोरेंट, इनमें से बेशतर के किचन्स में फफूंदी लगी एशिया और गंदगी ही देखने को मिलती है। जबकि अथॉरिटी की तरफ से इस अज़्म का इजहार सामने आ रहा है कि ये कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। लॉ अगर तो एनफोर्स करना है तो लॉ को विदाउट एनी फियर और फेवर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप उसको एनफोर्स करें। तो इसी में ही जब एनफोर्स होगा तो वे एक अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई है और इंशाल्लाह वो जारी और सारी रहेगी हमारी। हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, कि मजेदार पकवानों के नाम पर हम क्या खाए चले जा रहे हैं। ये भी फूड अथॉरिटी की मुहिम के बायस ही मालूम पड़ा कि 5 सितारा होटल
और खाने पीने की बैनुल अक़वामी चेन्स के रेस्टोरेंट्स भी इसी सफ में खड़े हैं। अब ये अलग बात है कि रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि इस हवाले से मुबालगा आराई से काम लिया जा रहा है। फूड अथॉरिटी वो कानून इंप्लीमेंट करने चाह रही है जो लोगों को पता ही नहीं है। फूड अथॉरिटी का काम है लोगों के साथ बैठे, रूल्स रेगुलेशन वजह करे, उस पर अमल दरामद करे। हम तैयार हैं उसकी बात सुनने को। सफाई निस्फ ईमान है और मिलावट हराम है। इसकी गर्दान तो बहुत तसलसल से सुनाई देती है, लेकिन न जाने क्यों इस पर अमल होता दिखाई नहीं देता। क्या ही अच्छा हो कि अगर बेहतर होती हुई सूरत हाल पर शोर मचाने की बजाय कुछ इस तरफ तवज्जो दी जाए कि एहसास अगर मर ना जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक ही राह की ठोकर लगी हुई। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। सुहेल कैसर की दिलचस्प रिपोर्ट आपने देखी और लाहौर में खाने पीने का जिक्र और वहाँ पे फूड डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जब जिक्र हो रहा है तो दिल चाहता है कि कराची का भी जिक्र करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दसियों हज़ारों फूड आउटलेट्स हर वक्त काम करते नज़र आते हैं। कई मकाम पे सैकड़ों फूड आउटलेट्स काम कर रहे होते हैं। एक नहीं, कराची में 7 फूड स्ट्रीट्स काम कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई और ख़ास तौर पे खाने की क्वालिटी का क्या आलम है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर है कि लोग लाखों की तादाद में इस 2 करोड़ के शहर में बाहर खाना खाते हैं, मगर खा के मरने वालों की तादाद यानी कि जहर ख्वारी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए लोग समझते हैं कि जो खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दरअसल वो जहर खा रहे हैं और इसका नतीजा फौरी तौर पे नहीं और आगे चल के और उस दिन नहीं बल्कि शायद सालों बाद सामने आए, लेकिन बहुत शदीद नुकसान होता है। दुनिया भर में इस सिलसिले में सख्त लॉज मौजूद है। लाहौर में इस सिलसिले में इब्तदाई कार्रवाई हो रही है, लेकिन दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में हुक्काम, ख़ास तौर पे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पर बड़ा फूड डिपार्टमेंट होता है जो काम कर रहा होता है। कराची के 14 करोड़ शहर में नाम के 14 फूड इंस्पेक्टर हैं जिनको भर्ती किया गया है, मगर किस चीज़ के लिए भर्ती किया गया है वो काम वो खूब करते हैं, छापा भी मारते हैं, लेकिन उस रोज़ जब उनका अपना कोई ज़ाती मसला उस जगह से हो जाता है जहाँ पे छापा मारा जाता है, ना कोई फूड फैक्ट्री है या लेबॉरेटरी है जिसके ज़रिए सही तौर से सैंपल्स लेके उनको जांचा जा सके। इसकी वजह से कराची में इस मामले में भी फ्री फॉर ऑल है। कराची की सूरत हाल खाने पीने के मामले में जानने के लिए कराची में खाने की दिल और कराची में जहाँ पर खाने पीने की दिल की धड़कन धड़कती है जाते हैं कराची के बर्न्स रोड में, जहाँ पर मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुनव्वर आलम। मुनव्वर आलम, आपके अतराफ में हर तरफ लोग खा पी रहे हैं, चरगे हैं जो कि आपके पीछे चल रहे हैं और इस पूरे इलाके में लोग खा पी रहे हैं। सफाई सुथराई का और इन खानों की क्वालिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह का ये खाना है? मज़े का तो ज़ाहिर है बहुत है। कामरान साहब, अगर पहले सफाई सुथराई की बात की जाए तो तमाम जो यहाँ पे ज़्यादातर आउटलेट्स हैं, जो 90% जो खाना है वो सड़क पर बन रहा है। हाईली पोल्यूटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, रिक्शाएँ हैं, उसके साथ कूड़े के ढेर हैं, धूल है, धुआं है और उसके साथ कूड़ा है। ये सब कुछ इस खाने का हिस्सा है क्योंकि ये सड़क पर बन रहा है बगैर किसी भी किस्म की हिफ्ज़ान सेहत के असूल के एन खिलाफ। तो जो यहाँ सूरत हाल है अगर हम उसको मॉनिटर करना चाहें तो ये तमाम के तमाम अज्जा इसमें शामिल हैं। तो मुनव्वर ये बताइएगा कि फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि आप फुटपाथ पे बनाएं, बीच सड़क पे बनाएं, ये भी नहीं कोई पूछ रहा, और क्या बना रहे हैं ये भी नहीं पूछ रहा, और ये जो बन रही है चीज़ें उसमें किस किस्म का गोश्त, किस किस्म के मसाले, किस किस्म का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। और इस सिलसिले में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती हैं और हमारे पास इसके बारे में क्या मालूमात है कि गोश्त कैसा होता है, मसाले कैसे होते हैं, तेल किस किस्म का होता है, घी किस किस्म का होता है, इसके बारे में तो चीज़ें पता चलती रहती हैं। देखिए, ये सब कुछ जांचने के लिए एक लेबॉर्ट्री होना ज़रूरी है जिसका यहाँ पर कोई ऐसा वजूद ही नहीं है। मुर्दा जानवर का गोश्त हो, गधे का गोश्त हो, इवन ये कि कुत्ते के गोश्त की भी खबरें जो हैं वो मीडिया पर सामने आती रही हैं, लेकिन कोई बहुत मामूली सज़ाएं हैं, सज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन अफराद को इजाज़त कौन दे रहा है सड़क पर लगा कर ये सब काम करने की? किचन किस तरह के हैं, अंदर किचन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने किस किस्म के अपने हिफ्ज़ान सेहत के असूल अपनाए हुए हैं, पकाने वाले किस तरह के हैं, मसाले क्या डल रहे हैं, तेल क्या डल रहा है,
कोई देखने वाला नहीं है। देखेगा तो जब एक महकमा है जिसमें 14 फूड इंस्पेक्टर 2.5 करोड़ अफराद के लिए हैं और उसको भी जांचने के लिए कोई लैब नहीं है। अगर गैर मयारी मशरूबात हैं उनको कोई पकड़ ले, या मिठाइयाँ ऐसी यहाँ पर बन रही हैं, अगर उनको ले जाया भी जाए तो कहाँ ले जाया जाए, किस जगह ये जांचा जाए कि आखिर ये जगह, ये जो चीज़ बनी है ये किस तरह हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक नहीं है। तो ये जांचने के लिए भी कोई पैमाना नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। फूड डिपार्टमेंट है जो महकमे बल्दियात के तहत काम कर रहा है, इंतहाई मुख्तसर सा अमला है। लोग जहां मर्जी आए, जिसका ठेला हो कहीं पर भी लगा ले, कुछ भी बेचे, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। और यही नहीं, यहाँ जहाँ पर जो सफाई का जो फकदान है वो पूरे शहर में तमाम जगह एक ही जैसी सूरत हाल है। और जहाँ जहाँ ये आउटलेट्स हैं, ख़ास तौर पर लोग सड़क के बीच दरमियान में खाना पसंद करते हैं और खाना पकाना भी वहीं पसंद करते हैं। तो जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर आलम कराची के बर्न्स रोड से हमारे साथ थे। अब क्योंकि हुकाम काम नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रही है सिंध हाई कोर्ट जो इस सिलसिले में इक़दामात कर रही है, बड़े अहम फैसले किए हैं। एक तरफ नाजायज़ तजाविज़ात जिनका के अनगिनत हैं कराची में, और दूसरी तरफ चिंगची जैसे मोहल्ले के ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के रास्ते ज़रिए, उसके खिलाफ भी अब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया। इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में एक तरफ तजावज़ात हैं तो दूसरी तरफ चिंगची जैसा अजाब नज़र आता है, और अब सिंध हाई कोर्ट इस सिलसिले में एक्शन में है। चिंगची को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, इसकी बंदिश का हुक्म हो चुका है, और बाज़ इलाकों से ट्रैफिक पुलिस ने चिंगची सवारी को हटाना भी शुरू किया है। लेकिन इस कार्रवाई का खमियाजा बराह रास्त गरीब कराची वालों को भुगतना पड़ रहा है जो कि चिंगची पर सफ़र करते थे, क्योंकि सिंध की कायम सरकार लावारिस कराची को नज़रअंदाज करने पर कायम है। एक जानिब चिंगची का अजाब तो दूसरी जानिब जाबजा तजावज़ात ने कराची की रौनकों और खूबसूरती को बहुत बुरा असर दिया है। आज सिंध हाई कोर्ट ने शहर भर में नदी नालों पर कायम तजावज़ात को 15 दिन में ख़त्म करने का हुक्म दिया है। जस्टिस इरफान सादात खान ने मुताल्लिक़ हुक्काम से पूछा कि 2013 और 2014 को में भी जब ये अहकाम दिए गए थे तो आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर अफसरान ने अब भी अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया तो उनके मामलात नैब के हवाले कर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि अदालत का ये हुक्म और ये कह देना कि अब वो नैब के हवाले जाएंगे शायद अफसरान को मूव करें। देखते हैं कि दुनिया भर में आज क्या होता रहा है। दुनिया भर में आज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक फौजी अड्डे के करीब कार बम धमाका हुआ जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए। धमाके से खवातीन और बच्चों समेत 122 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि इन हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने रूसी हैकर्स के हमले के बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ईमेल सिस्टम 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है। अमरीकी टीवी कहता है कि रूसी हैकर्स ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ईमेल सिस्टम तक रसाइल हासिल कर ली थी। पेंटागन हुक्काम इस वाक़े की अब तहकीकात कर रहे हैं। 1 साल कबल लापता होने वाले मलेशियन तैयारे में हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन ने आज बीजिंग में मुजाहरा किया। लवाहिकीन का कहना था कि तैयारे के बारे में हकायक छुपाए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने मलेशियन एम्बेसी की जानिब से बढ़ने की कोशिश भी की मगर उनसे फिर पुलिस की झड़प हुई। फ्रांसीसी हुक्काम ने फ्रांस और बरतानिया के दरमियान सुरंग को पैदल पार करने के लिए बरतानिया में घुसने की कोशिश करने वाले सूडानी पनाहगजीनों को आज गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या उसी रात पेश आया जब 180 दीगर पनाहगजीनों ने भी इस सुरंग के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की थी। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस के सरहदी इलाके में 3000 पनाहगजीन हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया जाने की कोशिश करते हैं इस सुरंग के रास्ते। अमरीकी टीवी के मशहूर एंकर और तंजिया प्रोग्राम द डेली शो के होस्ट जॉन स्टीवर्ट ने 16 साल बाद अपना शो ख़त्म किया है और 52 साल जॉन स्टीवर्ट ने अपने शो में सियासत, सहाफ़त और एंटरटेनमेंट के मौज़ूआत पर शानदार और ज़बरदस्त अंदाज में प्रोग्राम किया। उनका शो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मकबूल था। देखते हैं कि आज सोशल मीडिया में क्या होता रहा है। ट्विटर पर मुल्की मामलात के हवाले से आज भी मुख्तलिफ ट्रेंड्स देखने में आए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज जनाब सदर ममलिकत ममनून हुसैन टॉप ट्रेंड में शामिल थे। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अगर आज चौधरी फजल इलाही जिंदा होते तो सदर ममनून हुसैन की ट्विटर पर शोहरत देखकर हसद करते।
शरोज मलिक ने ट्वीट की है कि सदर ममनून हुसैन ईद के चांद की तरह साल में एक दफ़ा नजर आते ज़रूर हैं। मोहसिन लिखते हैं कि ट्विटर पर सदर ममनून हुसैन को देखकर खुशी हुई, चलो वो कहीं तो मौजूद हैं। समरीन अंजुम ने ट्वीट की है कि लगता है कि सदर ममनून हुसैन पावर सेविंग मूड पर है। राफे खान ने आज लिखा कि 2 मिनट की खामोशी, सदर ममनून हुसैन ट्रेंडिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।